Good morning, students. Welcome to science class again. So, बच्चे, according to our previous class, we are just going to revise these questions which we have done. What is the cause of friction? So, again, I am telling you, I hope that you have learned it, that it is the interlocking of irregularities. Okay. और बच्चे अगर ये मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है 1 मार्क्स में तो यही लिखना है आपको। थोड़ा सा अगर 2 या 3 मार्क्स का आता है तो बेटा आपको माउंटेन्स एंड वैलीज़ के साथ आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। देन व्हेन अ बाईसाइकिल मूव्स ओवर स्मूथ एंड वेट surface, then what will happen? Then bicycle wheels are having treats in them, but smooth and wet surface are दे आर नॉट हैविंग ट्रीट्स ना। अगर हैं भी तो उसके अंदर तो वाटर है, वेट सरफेस है तो वाटर होगा, है ना। और स्मूथ सरफेस है तो वैसे ही इरेगुलरिटीज़ कम है। तो इरेगुलरिटीज़ कम है, देन बाइसिकल कैन slip over it because of less friction there, because the irregularities get filled with the water. Okay. Now on which factors force of friction depends? बच्चे अभी तक आप देख चुके हो on which factors force of friction depends, तो उसमें से एक फैक्टर तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, दैट इज द इरेगुलरिटी या रफनेस, है ना। नेक्स्ट अब पढ़ रहे हैं हम ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जर्नल डिस्कशन पे हम थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और किस पे डिपेंड करता है, तो अब देखिए और किस पे डिपेंड करता है। देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले रफनेस, हाउ क्लीन द सर्फेसेज आर। तो फ्रिक्शन जितना ज़्यादा सरफेस कोई भी रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं ना। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट एट लीस्ट। देन बच्चे, देन सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ फर्स्टली तो हो गया नेचर ऑफ सर्फेसेज इन कांटेक्ट। अगर आपके सर्फेसेज रफ हैं, जितनी रफनेस उतना फ्रिक्शन ज़्यादा, है ना। बट बच्चे यहाँ पे आता है फोर्स प्रेसिंग द टू सर्फेसेज टुगेदर। कितना ज़्यादा भार या कितना ज़्यादा फोर्स से हम उसको प्रेस कर रहे हैं, तो वो प्रेस जो कर रहे हैं उसको उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि सरफेस कितना फोर्स दूसरे सरफेस के ऊपर लगा रहा है। मीन्स एक बुक अगर पड़ी है, एक बुक को हम सिंपली आगे पुश ऑन करता है तो वो आगे चला जाता है, लेकिन अगर एक बुक को हम हार्डली प्रेस करके आगे उसको करते हैं तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इरेगुलरिटी ज़्यादा इंटरलॉक हो जाएंगी ना दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज़ में। उससे क्या होगा, अब ज़्यादा प्रेसिंग की वजह से कैनॉट मूव इट फर्दर, ठीक है। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फर्स्टली नेचर ऑफ सर्फेसेज इन कंटैक्ट एंड हाउ हार्ड द सर्फेसेज प्रेस टुगेदर। देखो अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई बहुत भारी चीज़ है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वेट बहुत ज़्यादा है तो नीचे वाले सरफेस पे उसका उतना ही भार पड़ रहा होगा ना, है ना। दैट मीन्स दैट इज बीइंग प्रेस्ड वेरी हार्डली ओवर द अदर सरफेस। तो जो जिसका जितना वेट ज़्यादा उसका उतना फ्रिक्शन भी ज़्यादा, है ना। इससे ये आती है ना बात, है ना। अब सिंपली सोच के देखो कि एक कोई भी 2 चीज़ें ले लो, एक स्मॉल टेबल या बिग टेबल ले लो, या एक कार ले लो और ट्रक ले लो, लोडेड ट्रक ले लो, तो उसमें कौन सा ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, दैट इज ट्रक। तभी ट्रक के पीछे 2 डबल टायर्स लगे होते हैं ना, ताकि उसका प्रेशर कम पड़े, है ना। सो इन चीज़ों को बेटा ध्यान में भी रखो और याद भी करो। दैट नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट फ्रिक्शन। फर्स्टली वी हैव डन व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, देन व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। नाउ these two are the factors which affect friction. Now bache, we are going to learn about types of friction today. First is static, then sliding, then rolling friction, and then the activity we are going to do there. देखो ध्यान से, अब ये तीनों पिक्चर्स अगर आपने ध्यान से सुन ली, समझ ली,
तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आगे। देखो हम एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं या वो पड़ा है हम पुश नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बॉक्स पड़ा है उसके ऊपर फोर्स लगाया या वो रेस्ट पे पड़ा है, तो उसमें क्या है उस टाइम पे, इट इज़ हैविंग स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स व्हेन देयर इज़ नो मोशन, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मीन्स वो इंटरलॉक्ड, उसकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक बार इंटरलॉक्ड हो चुकी हैं और वो अब बिना एक्सटर्नल फोर्स के तो हिलेंगी नहीं। और अब एक्सटर्नल फोर्स भी हम कितना लगाएंगे, जैसे कोई हैवी बॉक्स है या हैवी टेबल है उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे थोड़े से फोर्स से तो वो हिलेगी नहीं। तो एट दैट टाइम देखो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ये याद रहे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज देयर इन योर बुक ऑल्सो, बट यू शुड अंडरस्टैंड हेयर। फर्स्टली देखो, अगर मैंने उस पर 1 यूनिट फोर्स लगाया उस के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, तो उसने वापस 1 यूनिट फ्रिक्शन लगाया। ठीक है, अगर मैं अपना फोर्स बढ़ा रही हूँ उसके ऊपर, 2 यूनिट्स कर रही हूँ, तो उधर से भी 2 यूनिट्स बैक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा कि वो नहीं चलेगा। ऐसे ही 3 यूनिट्स लगाया तो 3 यूनिट्स फ्रिक्शन लगा। तो अब वो देखो फ्रिक्शन कौन मैनेज कर रहा है, हु इज मैनेजिंग द फ्रिक्शन? नो वन। आई एम मैनेजिंग माई फोर्स। मैं अपने फोर्स को मैनेज कर रही हूँ कि मैं फोर्स पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट बढ़ा रही हूँ, बट फ्रिक्शन को तो कोई मैनेज भी नहीं कर रहा और वो अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप एडजस्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई फोर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो ध्यान से एक बार फिर से समझो कि मैं अगर 1 यूनिट फोर्स लगा रही हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके बैक, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, अप टू विच, कब तक इक्वल एंड ऑपोजिट रहने की वो कोशिश करता है, जब तक हम उसकी लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, सो अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ तो वो उसका भी वापस 1 यूनिट या 1 न्यूटन आ रहा है। 2 यूनिट्स लगा रही हूँ तो 2 यूनिट्स आ रहा है, 3 यूनिट्स। तो बच्चे ध्यान से देखो कि दैट स्टैटिक फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, एट स्टेशनरी पोजीशन, दैट इज एडजस्टिंग इटसेल्फ, अपने आप मेरे फोर्स के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ अभी ये देखो ध्यान से, स्लाइडिंग मोशन पे आते हैं। फर्स्टली टॉक अबाउट दैट व्हाट इज स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन इज जब मैं अपना फोर्स बढ़ाती जा रही हूँ, भाई ये 1 न्यूटन पे नहीं चली ये चीज़, 2 न्यूटन पे नहीं चली, 3 न्यूटन पे नहीं चली, 4 न्यूटन पे नहीं चली, ठीक है, तो 5 न्यूटन पे नहीं चली, फिर मैंने और बढ़ाया 6 न्यूटन पे, दैट बॉक्स जस्ट started sliding over the surface. ठीक है, that 6 न्यूटन is the limiting point, उसको हम limiting friction भी बोलते हैं। the maximum value of the force, of which force of the static friction, of the force of the static friction at which the that object just started sliding, that limit या that maximum value is known as limiting friction. ओके, और जब वो उस टाइम फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना एक लिमिटिंग पॉइंट पहुंच गया है, दैट लिमिटिंग पॉइंट पे, उस लिमिटिंग पॉइंट पे जब चलने लगी है चीज़, उस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लगी है, then that is known as sliding motion और sliding friction. okay, means जब तक कोई मोशन नहीं आ रहा था तो वो स्टैटिक था, एक मैक्सिमम लिमिट तक वो स्लाइड करने लग गया तो वो मैक्सिमम लिमिट को हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देन और जब वो चलना शुरू हो गया है देन दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके,
नाउ वी आर कमिंग टू रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन, कोई भी चीज़ रोल कर रही है, दैट इज उसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन लग रहा है हम उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. बट इन सभी का डिपेंडेंस है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ. देखो ध्यान से, स्लाइडिंग मोशन स्टैटिक मोशन में कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है? बहुत ज़्यादा है ना. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स नीचे वाले सरफेस के साथ ऊपर वाले बॉक्स का कितना एरिया जुड़ा हुआ है, इन कॉन्टैक्ट है. तो पूरा ही एरिया नीचे वाला जुड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट में है. बट रोलिंग मोशन में देखो, एट वन पॉइंट मतलब एक टाइम पे एक पॉइंट ही, एक लाइन या एक पॉइंट पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. उससे ज़्यादा सारी बॉडी नहीं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में आती. ठीक है. सो जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया उसके हिसाब से उतनी इरेगुलरिटी में इंटरलॉकिंग कम हो गई. ठीक है. इंटरलॉकिंग कम तो फ्रिक्शन भी कम. ओके बच्चे. ठीक है. देन वी आर कमिंग, सी द स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, कि उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, वो एक दूसरे को अपोज भी कर रही हैं. ठीक है. बट वो फ्रिक्शन उसको रेजिस्ट करी जा रहा है, उसकी मूवमेंट होने नहीं दे रहा है, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रहा है, देन दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. Then we are having sliding friction. Sliding friction is also known as kinetic friction. ठीक है. It takes place when an object slides over another. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड होने लगता है, then that is known as sliding friction और kinetic friction. काइनेटिक का मतलब मोशन होता है ना बेटा, इसलिए जैसे ही कोई चीज़ मोशन में आई, स्लाइड होने लगी, तो हमने उसका नाम काइनेटिक भी रख दिया. ठीक है. So the aim of sliding friction is to stop an object, unlike rolling friction. मतलब rolling friction की तरह नहीं. The aim of sliding friction is to stop an object. It acts between objects already in motion. फ्रिक्शन का काम तो जब भी होगा वो अपोज करना होगा. अब हम स्लाइड करा रहे हैं किसी चीज़ को, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि उसको रोको, जो स्लाइड हो रहा है उसको रोको. लेकिन जब उसका फोर्स, हमारा फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाता है, तो वो हमारा फोर्स काम करता है. ये भी वही अनबैलेंस फोर्सेस हैं जो आपने इसमें प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, अनबैलेंस फोर्सेस, कि F1 माइनस F2 होके जितनी वैल्यू आ रही है तो उसमें उतना मोशन आ जाएगा, है ना. जब स्टैटिक फ्रिक्शन था, दैट वाज द बैलेंस फोर्स. F1 मेरा जो फोर्स है, F2 जो फोर्स है फ्रिक्शन, दोनों इक्वल है. सो F1 माइनस F2 अगर हम करते हैं, माइनस ही करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी डायरेक्शन के हमेशा ऑपोजिट होता है, दैट्स वाई हम उसको माइनस ही करेंगे. ठीक है. अब अगर मेरी वैल्यू, मेरे फोर्स की वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई है, तो हम F1 माइनस F2 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी. जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा. ओके. नाउ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द सर्फेसेस रादर देन इंटरलॉकिंग बिटवीन देम. ये आप थोड़ा सा बड़े होंगे तो भी ज़्यादा, कि इंटरलॉकिंग से ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. इसके जो मॉलिक्यूल्स की केमिकल बॉन्डिंग है, दैट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस टू, बट आई जस्ट वांटेड दैट यू शुड नो कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है उसके आगे उसके अकॉर्डिंग, इसके मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा काम करता है बजाय के इंटरलॉकिंग के. बिकॉज इंटरलॉकिंग तो एक बार अगर अनलॉक हो गई और हमारा मोशन शुरू हो गया, तो बेटा उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि दोबारा से इतना इंटरलॉक हो सके, है ना. इरेगुलरिटीज़ में फंस सके, उतना टाइम ही नहीं मिलता. वो कंटिन्यूसली मोशन है तो मोशन में वो चले जा रहा है. ठीक है. सो दैट्स ऑल्सो द क्वेश्चन देयर in your book, that why sliding friction is always less than the static friction. So on page number 92 लास्ट पैराग्राफ में एक ब्लैक लाइन है, उसके आसपास का पैराग्राफ आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल सेम यही आएगा. दैट आई एम रीडिंग दैट पैराग्राफ. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 92, सिंपल एक्सप्लेनेशन में लास्ट सेकेंड paragraph. We can say that the relative motion between the two surfaces starts only when
the interlockings between their irregularities have been unlocked. है ना, सिंपल सी बात है. देखो कि कोई किसी भी चीज़ में मोशन चलेगा कब, कोई भी चीज़ चलेगी कब जब इंटरलॉकिंग ख़त्म हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी. अगर लॉक्ड ही रहेगी तो वो चलेगी नहीं. Once motion starts, the irregularities act just an obstruction against their relative motion. जैसे ही irregularities उस obstruction को पार करेंगी, रुकावट को पार कर लेंगी और उसमें से निकल जाएंगी. Now अब वो interlocked नहीं है. तो once the motion starts, अब ये line important है. Once the motion starts, the contact points on one surface do not get enough time to lock into the contact points of the other surface. कि एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वापस वो उन्हीं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के साथ दोबारा से लॉक हो सके. दैट्स वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. एक बार मोशन में आई हुई चीज़ के साथ इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगता जितना स्टैटिक मीन्स रेस्ट से मोशन पे लाने में लगता है. ओके, ये भी हो सकता है वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ वेरी लार्ज. ठीक है, अभी रिलेशन पढ़ेंगे हम, उसमें भी देखना कि उसके बीच में मोशन भी नहीं है फिर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है. क्यों? बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है अप्लाइड फोर्स को. ठीक है, स्टेशनरी स्टेट में रखने के लिए, उसको चलने से रोकने के लिए, हमारे मोशन को फोर्स को अपोज करने के लिए वो फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यूसली बैलेंस कर रहा है. उसकी इंटरलॉकिंग इतनी ज़्यादा है तो उसकी इंटरलॉकिंग को अनलॉक करने के लिए, एक बार उसको उस खड्डे में से निकालने के लिए तो ज़्यादा जोर लगेगा ना. उसके बाद तो आप रोड पे चलते जाओगे, रोड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, एक खड्डे में फंस गए हो तो उसमें से निकालने में तो एक बार जोर लग जाएगा ना. आपको कितनी तेज़ रेस देनी पड़ेगी. उसके बाद आप नॉर्मल रेस पे चल सकते हो, वो इट विल मूव ऑन. सेम इज द केस. तो स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स रेस्ट से मोशन पे लाने के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक लाने के लिए एक बार बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लिमिटिंग तक पहुंचना पड़ता है. पर जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचता है वहीं से आपकी वैल्यू फोर्स लगाने की कम हो जाती है, क्योंकि एक बार इंटरलॉकिंग होने के बाद वो दोबारा से एक बार अनलॉक होने के बाद वो दोबारा से लॉक नहीं होता. ओके, मैंने अपनी पूरी जान लगा दिए है, तो आई होप दैट यू विल रीड एट लीस्ट एंड अंडरस्टैंड इट. ठीक है, अगर इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस topic then you have to tell me very recently, okay, as soon as possible, so that I could repeat the topic. Okay, then बच्चे we are coming to rolling friction. see ये एक देखो wheels को कहते हैं, आपकी बुक में भी है that wheels bring the revolutionary change, है ना, और revolutionary invention उसको बोलते हैं. Why? Why? Because rolling friction is acting over there. स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है. क्यों होता है ये भी मैंने अभी आप जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया. रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होता है? रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए कम होता है क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है विद द सरफेस विद द अदर सरफेस ऑन विच इट इज़ रोलिंग वो बहुत कम है. तो जितना ज़्यादा सरफेस कम कांटेक्ट में आएगा उतनी इंटरलॉकिंग कम होगी, और इतना इंटरलॉकिंग को खोलने में टाइम भी और फोर्स, टाइम की तो ज़रूरत नहीं है, मतलब फोर्स बहुत कम लगेगा. ठीक है, दैट्स वाई रोलिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस. ओके, सो नाउ वी आर देखो रोलिंग फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर सरफेस. जब एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है एक सरफेस पे, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन. उस टाइम स्टार्ट हो जाता है. देन रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट. उसी पॉइंट पे एक्ट करेगा ना जहाँ पे कॉन्टैक्ट में है. ठीक है, एंड द सरफेस ऑन विच इट इज रोलिंग. देन दिस फ्रिक्शन टेंड्स टू स्लो द. फ्रिक्शन का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्रिक्शन? हम कहें कि फ्रिक्शन क्या काम करा रहा है?
वो हमारा कोई भी किसी भी तरीके का मोशन है उसको या तो रोकने की कोशिश करता है या उसको स्लो करने की कोशिश करता है. सो दिस इज ऑल्सो द फ्रिक्शन. इट विल ऑल्सो टेंड टू स्लो डाउन द रोलिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस अदर फोर्सेस मीन्स यहाँ क्या आ रहा है, मीन्स एक चीज़ के ऊपर सिर्फ एक फोर्स तो नहीं लगा होता ना, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी चल रही है, रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, हमारा मूविंग फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो भी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है. सो देयर आर मैनी फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन अ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट वन टाइम. सो नाउ सी, अब यही देख लीजिए, देखो पुशिंग फोर्स हमारा किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, देन सॉरी राइट साइड पे है, और लेफ्ट साइड की तरफ फ्रिक्शन मीन्स दैट इज देयर इन ऑपोजिट साइड. देन मोशन भी कहाँ पे आएगा, राइट साइड की तरफ आएगा. अब देखो नीचे क्या है, ये रोलर्स या व्हील्स लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर बहुत इजीली स्लिड हो जाएगी कोई भी चीज़, ठीक है. तभी जो मजदूर बहुत काम कर रहे होते हैं ना अच्छे से, मतलब उनको बहुत भारी भारी सामान उठाना होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, दे प्लेस लॉग्स, मतलब जो पेड़ कटे होते हैं उनके तने, उसको उसके गोल गोल तनों को नीचे रख देते हैं, फिर उसको जो हैवी मशीन से हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं. दैट इज ऑल्सो देयर इन योर application based question in your book, that why laborers prefer placing logs under heavy machines or objects, because there the rolling friction is acting, and rolling friction is much less than sliding friction, and sliding friction is much less than static friction. तो उस पर सबसे ज़्यादा कम इंटरलॉकिंग होगी और कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है बेटा. देन सी रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक. स्टैटिक सबसे बड़ा है, किससे बड़ा है, काइनेटिक से. काइनेटिक क्या होता है, स्लाइडिंग, ठीक है. देन काइनेटिक बड़ा है रोलिंग से. तो जो लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है वो कहाँ होता है, रोलिंग. ओके, नाउ ये ग्राफ आपको बेटा ध्यान रखना है, याद रखना है अच्छे से, कि जब हम मूव करते हैं दोनों सरफेसेस को तो हमारा स्टैटिक फोर्स देखो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार वो लिमिट तक पहुंच जाता है, एक ऐसी लिमिट तक पहुंचता है जहां पर वो चलना शुरू हो जाता है, तो उस साइड से एकदम जब वो स्लिड करना शुरू कर देता है तो हमारा फोर्स जो है वो कम हो जाता है. देखो नीचे आ रहा है ना ये पॉइंट, ये लाइन नीचे आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है यहाँ से. एक बार तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ चढ़ गया ऊपर, ये लिमिट तक पहुँचा जहाँ तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा हमें बैलेंस करता है लेके एक लिमिट तक. अब वो लिमिट पहुँचा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पे आ गया. नाउ इसकी वैल्यू कम हो गई, एंड दिस इज एंड द मूव बॉडी स्टार्ट मूविंग, एंड दैट एट दैट टाइम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाउ सी दिस एक्टिविटी. ये बुक्स है, नोटबुक्स है, स्टैक ऑफ नोटबुक्स इज देयर, ठीक है, वी हैव टू पुश इट. दिस इज द स्टैक ऑफ नोटबुक एंड वी हैव टू पुश इट. इसका एरिया ऑफ फ्रिक्शन अभी देखो यहाँ पे ये बिल्कुल स्टेशनरी पड़ा है, तो इस टाइम क्या लग रहा है इसके ऊपर, स्टैटिक फ्रिक्शन. इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट टेबल के एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ कितना है, नीचे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है. सो इस टाइम ये फोर्स देखो, अब ये ध्यान से, अभी फोर्स नहीं लग रहा, इस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन है. नीचे वेट लग रहा है, इस तरफ फोर्स अप्लाइड है राइट साइड पे, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, ठीक है. अब ये देखो, ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन ये बढ़ रहा है जी, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ अब ये स्लिड होना शुरू हो गया. अब ये स्लिड होने के टाइम पे ये लिमिटिंग पॉइंट पे पहुंच गया. लिमिटिंग पॉइंट पे पहुंचते ही हमारा फोर्स आप फील करोगे कि बहुत कम लगने लगा है, देन दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है. दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अब इसमें जो इरेगुलरिटीज थी वो एक बार अनलॉक हो गई. अब अनलॉक होने के बाद वो दोबारा उसको कॉन्टैक्ट का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो इस वजह से उस पर फोर्स कम लग रहा है. सो दिस वॉज द काइनेटिक फ्रिक्शन. अब देखो हमने इन स्टैक के नीचे रख दी, क्या रख दी, स्केच कलर्स. वेरी इजी एक्टिविटी, यू कैन ऑल्सो डू दिस. नाउ विद मेयर प्रेसिंग हमें देखो कितना कम फोर्स लगाना पड़ रहा है और ये कितना इजीली मूव कर रहा है.
बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन, देखो स्केच पेन का कौन सा कुछ कुछ पॉइंट जो है इन कांटेक्ट में है, ये इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पड़ रहा है। ये देखो ध्यान से देखो, एक टाइम पे कांटेक्ट में कितना कम एरिया ऑफ सरफेस आ रहा है ना। अब जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट आ रहा है तो उतना ही फोर्स हमें कम लगाना पड़ रहा है ना उसको मूव कराने के लिए। अब जितना फोर्स हम कम लगा रहे हैं उतना ही हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उल्ट उसके बैलेंस करने के लिए कम लगेगा, है ना। लेकिन जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा था, जब रब कर रहे थे तो तो फोर्स भी ज़्यादा लग रहा था। अब तो नॉर्मली हम ज़रा सा पुश करते हैं और ये चलना शुरू हो जाता है आगे और पीछे। तो यही रीज़न है बेटा कि एक छोटा सा बच्चा लगेज उठा लेता है इतना हैवी, ठीक है। सो अब इस स्केच पेन को देखो, इसका जो पूरा रोल राउंड राउंड सा सर्कल है, तो इसका एक पॉइंट पे एक टाइम में एक ही पॉइंट कांटेक्ट में आता है और ये कंटिन्यूसली मूव ऑन होता चला जाता है और उतना इंटरलॉक उस तरीके से नहीं होता जितना हमारा सिंपल ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। दिस वाज योर एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5 में बस उन्होंने लॉग के साथ एक नीचे वेट और लगा रखा है, जितना ज़्यादा हम वेट करते लगाते जाएंगे तो वो मूव होता चला जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने न्यूटन फोर्स लग रहा है हमारा। ओके, सो देन नाउ योर होमवर्क इज टू read page number 90, 91, 92, 93 and half of 94. Okay, up to wheel a revolutionary invention. बच्चे everything was there in the video, so learn the definitions of static and sliding friction. Then other questions I am going to give you in the assignment, ठीक है। तो इस जो आज असाइनमेंट आपको मिलेगी, सेंड योर प्रीवियस असाइनमेंट टू, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे काम दिया था, दैट ऑल्सो सेंड दोज पिक्स ऑल्सो with this assignment. Thank you very much. God bless you all.